हाँ जी, सुनो भाई, स्टार्ट कर रहे हैं एक चैप्टर जिसका नाम है गवर्नमेंट बजट। क्या नाम है? गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट के बारे में बात कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट बजट क्या होता है, कैसे बनता है, कब बनता है, क्यों बनता है, कहाँ बनता है, कहाँ अनाउंस किया जाता है, कैसे अनाउंस किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। फिर बात करेंगे कि गवर्नमेंट बजट के पीछे का रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है, किस पर्पस के लिए इसको बनाया जा रहा है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस गवर्नमेंट बजट। देखिए भैया, हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट बजट के बारे में, और हम जिस गवर्नमेंट बजट के बारे में बात कर रहे हैं वो है यूनियन बजट। क्या है वो? यूनियन बजट है। अब यूनियन बजट का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट यूनियन बजट की बात कर रहे हैं हम लोग। यूनियन बजट मतलब, यूनियन मतलब क्या है? यूनियन का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या नाम होता है यूनियन का? मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट की बात कर रहे हैं। हर स्टेट का भी अपना एक बजट होता है। राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट का बजट है। ठीक है, गहलोत ने क्या किया? अभी सिलेंडर सस्ते कर दिए जो अपने लिए सस्ते नहीं है, और उसका हर जगह एडवर्टीजमेंट कि देखो बजट में हमने क्या किया। तो कहीं पे भी अपने को बेनिफिट नहीं है, बट ठीक है, गवर्नमेंट अपनी तरफ से प्रमोशन तो करती है अपना। बट मेन मुद्दे की बात क्या आती है? मुद्दे की बात ये आती है कि सरकार इसके लिए बजट बनाती है भाई। और सरकार ये बजट कहां पे डिस्कस करती है? डिस्कस करा जाता है, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा में। तो स्टेट गवर्नमेंट इसको डिस्कस करती है विधानसभा में। और जो अपनी यूनियन का होता है बजट, क्योंकि अपने को मेन जो अपना फर्क पड़ता है वो यूनियन से फर्क पड़ता है। स्टेट से अपने को इतना मैटर नहीं पड़ता। स्टेट जो है ना, वो थोड़ी बेसिक चीजों के ऊपर काम करता है। चलो, जैसे कि स्टेट है, तो स्टेट चीजें कौन सी चीजों पे काम करता है? गैस सिलेंडर की प्राइसेस, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस, इन सब चीजों के बारे में बात करता है। ठीक है, बट जो सेंट्रल है वो सेंट्रल रेंज पे बात करता है, जिसमें मेनली आपका आता है जीएसटी, आपका आता है इनकम टैक्स। इन सब चीजों के बारे में बड़े लेवल पे बात करता है कौन? आपका सेंट्रल। तो सेंट्रल तो पूरे देश के बारे में बात करता है। तो सेंट्रल यूनियन बजट की बात कर रहा हूं मैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो यूनियन बजट डिस्कस करती है। आपको पता है यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। यूनियन किसको रिफ्लेक्ट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। यूनियन मतलब क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। तो गवर्नमेंट बजट जो है वो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आती है, जो कि एक यूनियन बजट होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्कस करती है। यूनियन बजट होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्कस करती है। तो यहाँ पे मैं आपसे जिस बजट के बारे में बात कर रहा हूँ वो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट है। और चलो मैं आपको जरा बजट के दर्शन करा देता हूँ कि बजट कैसा बनता है, कैसे बनता है, देखिएगा जरा। ठीक है, मैंने बजट की कॉपी, इस साल का जो बजट आया था उसकी कॉपी को डाउनलोड कर रखा है। नहीं, ये तो गवर्नमेंट बजट के नोट्स है बेटा। देख रहे हो, दिस इज द ओरिजिनल बजट। भाई ये वही बजट है जो पार्लियामेंट में रीड करा गया था। की फीचर्स ऑफ बजट 2023-24। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लेके आती है इसे। कौन सी सरकार? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इस बजट को लेके आई थी। ये बजट है जो पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस किया गया था। अब यहाँ पे पार्लियामेंट की तरफ से जो बजट आपके सामने आया है, जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो शेयर कर रहा हूँ, पीपीटी आपके सामने दिख रही है, जो पीडीएफ आपको नजर आ रहा है, ये मैंने नहीं बनाया, ये सरकार की तरफ से ही मैं लेके आया हूँ। इन्होंने बनाया इसको अभी आज़ादी का, ठीक है, एक तरीके से अमृतकाल चल रहा है। क्या चल रही है? अमृतकाल। ठीक है, तो जिसमें सिटीजन्स को कुछ अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। ठीक है, ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन पे फोकस किया जाएगा। ठीक है, एंड स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बनाया जाएगा। फिर ये सप्त ऋषिज मतलब 7 प्रायोरिटीज लेके आए हैं, जिसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करना चाहते हैं, अनलीशिंग द पोटेंशियल, ग्रीन ग्रोथ लाना चाहते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर, यूथ पावर एंड रीचिंग द लास्ट माइल। यह है अमृतकाल। अमृतकाल में क्या है? सप्त ऋषि। ठीक है, दैट इज 7 प्रायोरिटीज जिसके ऊपर ये काम करना चाहते हैं। फिर आया सरकार का सबका साथ सबका विकास। एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव्स के ऊपर काम करना चाहते हैं। फिर उसके बाद मोर क्रेडिट टू एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर को और उधार देना चाहते हैं। और रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन। फूड ग्रेन प्रोडक्शन आप देख सकते हो कितना ज़्यादा इंक्रीज हो गया। तो एक्चुअली में सरकार ये बोलती है,
आपको पता है जो बजट बनाया जाता है वो नेक्स्ट ईयर के लिए बनाया जाता है कि पिछले साल हमने जो बातें करी थी उसमें हमने क्या क्या अचीव करा और अगले साल हम क्या करेंगे, क्या कर चुके हैं और क्या करने वाले हैं। सबका साथ सबका विकास इंक्लूसिव डेवलपमेंट में देखो आप हेल्थ में 157 नए नर्सिंग होम कॉलेजेस एस्टैब्लिश करने, न्यू प्रोग्राम्स बनाने हैं टू प्रमोट रिसर्च एंड फार्मास्यूटिकल्स, जॉइंट पब्लिक एंड प्राइवेट मेडिकल रिसर्च सेंटर्स चालू करना चाहते हैं। उसके बाद देखो सरकार बोलती है कि जीडीपी का कितना परसेंट हमने इंक्रीज कर दिया। तो पहले जीडीपी का सिर्फ 1.4% किस पे इन्वेस्ट होता था, हेल्थ पे। अभी हेल्थ पे देखो कितना इन्वेस्ट हो रहा है, हेल्थ पे कितना होता था 1.4 और एजुकेशन पे और 2.1 और एजुकेशन पे 2.8 से 2.9। तो हेल्थ पे देख रहे हो तुम कितना सरकार कितना खर्चा करने के लिए तैयार हो गई। जीडीपी का 2.1% और जीडीपी का 2.9%। एजुकेशन एंड स्किलिंग, ठीक है, टीचर्स को डेवलप करना, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी सेटअप करना। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, तुम ऑनलाइन लाइब्रेरी निकाल के बैठो ना अपने फोन में, तुम लाइब्रेरी चालू कर सकते हो, ठीक है, तुम्हें लाइब्रेरी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा ही है, स्टेट्स विल बी एनकरेज टू सेट अप फिजिकल लाइब्रेरीज, और फिजिकल लाइब्रेरीज एट पंचायत एंड वार्ड लेवल पे ये बोल रहे हैं कि छोटे छोटे लेवल्स पे तुम लाइब्रेरीज क्रिएट करो ताकि बच्चा वहां जाके पढ़ाई कर सके, ठीक है। सरकारी गवर्नमेंट की लाइब्रेरीज होती है। बिग टेंट दैट अकोमोडेट्स ऑल, मतलब एक ऐसा टेंट जो सबको अकोमोडेट करेगा। मतलब ये जो बातें दिखा रहा हूं ना मैं, ये पूरे देश के लिए। जैसे कि कैश ट्रांसफर 2.2 लाख करोड़ टू ओवर 11.4 करोड़ फार्मर्स अंडर पीएम किसान। मतलब सोचो 2.2 लाख करोड़, 11 करोड़ फार्मर्स को ट्रांसफर किया गया। इंश्योरेंस कवर दिया जा रहा है 44.6 करोड़ लोगों को। 47.8 करोड़ पीएम जनधन बैंक अकाउंट ओपन करे गए। 220 करोड़ कोविड वैक्सीन दी गई 102 करोड़ लोगों को। बट सर हमारे तो 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, 18 से नीचे के लोग थे ना, इसलिए उनको नहीं दी गई थी। 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस दिए। 11.7 करोड़ हाउस होल्ड टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट कराए सरकार ने फ्री में। 9 करोड़ ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शंस दिए रूरल हाउसेस को। इतना सरकार ने करा है। देख रहे हो तुम, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट देख रहे हो, गिरती जा रही है, 7.2% आ गई। 2020 में 20.9% चली गई थी क्योंकि कोविड का पीरियड था। उसके बाद देख सकते हो तुम, ठीक है, रियल जीडीपी देख सकते हो, जीडीपी तुम्हारी ग्रोथ करती जा रही है ईयर ऑन ईयर, और ये बीच में इंक्रीज हो गई थी फिर बीच में डाउन हो गई थी। यहाँ पे सरकार सब अपना चिट्ठा बताती है, भाई क्या किया है मैंने, क्या नहीं किया। रीचिंग द लास्ट माइल, मतलब प्रधानमंत्री का एक कोई पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन है, ठीक है, जहाँ पे शायद ये जो रूरल एरियाज होते हैं ना, जो मतलब रूरल एरियाज होते हैं, बैकवर्ड लोग होते हैं, उनके लिए असिस्टेंस के लिए। माइक्रो रीजन्स जो है इरिगेशन, जो ड्रॉट प्रोन एरिया से कर्नाटका के, वहाँ के लिए टीचर को रिक्रूट करा जाएगा एकलव्य मॉडल के अंदर, ठीक है। भारत श्री टू बी सेटअप इन डिजिटलाइजेशन ऑफ एंशिएंट स्क्रिप्शंस। एंशिएंट स्क्रिप्शंस होते हैं ना पुराने वेदों पुराण, उनको कन्वर्ट करना। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार ने देखो क्या इन्वेस्टमेंट किया, 50 साल का इंटरेस्ट फ्री कंटिन्यूएशन लोन चालू कर दिया स्टेट गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है 50 साल का लोन देंगे हम स्टेट गवर्नमेंट को, आराम से चुकाती रहेगी। समझ आया क्या? कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ा दिया, 33.4% से बढ़ा के 10 लाख करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट। हाईएस्ट एवर कैपिटल आउटले कितना, रेलवेज को कितना पैसा दे रहे हैं, 2.4 लाख करोड़। 100 से ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट, कोल, स्टील, फर्टिलाइजर सेक्टर चालू कर रहे हैं। उसके बाद है पोटेंशियल ट्रस्ट, ये देखो ई कोर्ट्स चालू कर रहे हैं, ई कोर्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट्स, ऑनलाइन कोर्ट्स, ठीक है। डिजी लॉकर याद है क्या आपको, डिजी लॉकर यूज करते हो आप लोग? आप में से कौन कौन डिजी लॉकर यूज करते हैं? ठीक है। 500 लैब्स फॉर 5G सर्विसेज ओपन कर रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। फिर ग्रीन ग्रोथ, ठीक है, ग्रीन ग्रोथ में देखो 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स बना रहे हैं, अदर इनिशिएटिव्स और ये सब ले रहे हैं। अमृत पीढ़ी, यूथ पावर, अमृत पीढ़ी मतलब अपन लोग, वी आर अंडर अमृत पीढ़ी, ठीक है। इसके लिए क्या है, 3D प्रिंटिंग वगैरह, AI, रोबोटिक्स, कोडिंग के ये सब चीज़ें सेटअप कर रही है। एटलीस्ट 50 डेस्टिनेशंस टू बी सेलेक्टेड थ्रू चैलेंज मोड टू बी डेवलप्ड एज ए कंपैटिटिव पैकेज फॉर डोमेस्टिक एंड फॉरेन टूरिस्ट। तो फॉरेन टूरिज्म सेक्टर को बढ़ा रही है सरकार। और स्टेट 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के ऊपर सेटअप कर रही है कि हर स्टेट का एक प्रोडक्ट तो ऐसा यूनिक होना चाहिए जो कोई स्टेट नहीं बना सकता उससे अच्छा। अब फाइनेंशियल सेक्टर में देखो सरकार क्या कर रही है,
ठीक है, 2 साल की स्कीम है, स्मॉल सेविंग 2 लाख तक की फैसिलिटी के लिए। सीनियर सिटीजन 15 लाख से 30 लाख तक की सेविंग्स की लिमिट चालू हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब सरकार चालू कर रही है। 50 ईयर्स इंटरेस्ट फ्री लोन टू स्टेट, मैंने बता ही दिया था आपको। सरकार क्या कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट को लोन देती है। अब जैसे आपको क्या लग रहा है, जो अपने यहाँ पे मेट्रो प्रोजेक्ट बन रहा है 10,000 करोड़ का, स्टेट में मेट्रो प्रोजेक्ट बन रहा है, कौन बना रहा है? स्टेट गवर्नमेंट बना रही है। बना तो स्टेट गवर्नमेंट रही है, इसके लिए लोन किसने दिया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। 10 लाख, मैंने बताया ना आपको, ये 10,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए लोन किसने दिया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो कि इंटरेस्ट फ्री लोन है। क्या है? इंटरेस्ट फ्री लोन। सरकार उसका पैसा इंटरेस्ट थोड़ी चार्ज कर रही है। पावर सेक्टर रिफॉर्म्स आ रहे हैं, फिजिकल कंसोलिडेशन हो रहा है, इंडियन इकोनॉमी बैक्ड बाय स्ट्रॉन्ग मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल। सरकार के फंडामेंटल्स काफ़ी मैक्रो और काफ़ी बेटर हो चुके हैं। अब देखो ग्रोथ पे ग्रोथ आ रही है, ठीक है। और जीएसटी का रेवेन्यू देख रहे हो आप, जीएसटी का रेवेन्यू 1.5 लाख करोड़ मंथली रेवेन्यू है जीएसटी का सरकार का, 1.5 लाख करोड़ का इंटू 18, वो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 लाख करोड़ की सरकार की इनकम है जीएसटी से। एसेट देखो, एनपीएस होते हैं ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, बैंक का पैसा डूबना, वो कितना पहुंच गया? सिर्फ 5%, और पहले कितना था? 8.2%। सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर 4x कर दिया सरकार ने, 4 गुना एक्सपेंडिचर। आपको पता है इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड बनाया उन्होंने 100 किलोमीटर की रोड बनाने का विद इन 24 आवर्स। बहुत टाइम? कहाँ बहुत टाइम हो गया है, अभी रिसेंट की बात है। चौबीस घंटे नहीं थे यार, 100 घंटे में बना दी 100 किलोमीटर की सड़क, 100 घंटे। ये देखो, आसपास मैन पावर का इस्तेमाल किया गया, 250 से मैन पावर भी बहुत ज्यादा लगा है, लगभग 2,500 लोग लगाए गए हैं, 2,000 से ज्यादा मजदूर, इसके अलावा 250 से ज्यादा जो इंजीनियर्स दिन रात उन्होंने काम किया और उसके बाद इस सड़क का निर्माण हो सका। अनुज जी हमारे साथ में हैं। 100 अनुज जी घंटे में बताएं 100 कि किलोमीटर, इसके पीछे क्या मकसद? 100 घंटे में 100 किलोमीटर सर, ये बनाया है 3 वीक्स पहले दिखा रहा है वीडियो। हाँ पता नहीं, अलग अलग। इसमें क्या है, दो पहले भी बनाया था सरकार ने, पहले सरकार ने बनाया था 5 दिन में 75 किलोमीटर्स का रिकॉर्ड, फिर खुद ही ने खुद का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सरकार खुद ही रिकॉर्ड बना रही है, खुद ही तोड़ रही है, फिर अब अगला रिकॉर्ड खुद बनाएगी। हो सकता है 100 घंटे में 150 किलोमीटर की सड़क बना दे, फिर अगले 100 में 200 की बना दे, कोई भरोसा नहीं है सरकार का जिस स्पीड से जा रही है ये। चलो देखा आपने टैक्स प्रपोजल्स, तो देखो टैक्स प्रपोजल्स ऐसे बना रहे हैं, हायर एक्सपोर्ट्स, हायर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, ज़्यादा ग्रीन एंड मोबिलिटी होगा। कस्टम ड्यूटी चेंज कर रहे हैं धीरे धीरे, वो होता है ना इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स फॉर, ठीक है, लाइ आयन बैटरीज अपन यूज़ करते हैं अपने फ़ोन्स में वगैरह में, होती है ना, ग्रीन मोबिलिटी के लिए, मोबाइल कैमरा लेंसेज का, ठीक है, धीरे धीरे डीनर्चर्ड ऑफ एथाइन अल्कोहल, केमिकल इंडस्ट्रीज़, ये सब सरकार ने डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स देखो सरकार के 45% लोग बढ़ गए और प्रोसेसिंग अच्छी हो रही है। 6.5 करोड़ लोग टैक्स पे करते हैं इंडिया के अंदर, 6.5 करोड़ लोग, बस 150 करोड़ की पॉपुलेशन में सिर्फ 6.5 करोड़ लोग टैक्स पे कर रहे हैं। फर्दर सिंप्लिसिटी, सिंप्लीफाइंग पर्सनल टैक्स। देखो पर्सनल टैक्स जो 3 लाख तक कमाता है उसको टैक्स देना ही नहीं है, 3 से 6 लाख पे 5%, 6 से 9 लाख पे 10%, 9 से 12 पे 15, 12 से 15 पे 20 और 15 से ज़्यादा पे 30%। ये स्लैब सिस्टम है, डायरेक्ट नहीं है। मतलब जैसे अगर मान लो कोई इंसान अगर लेट सपोज 20 लाख रुपए कमा रहा है, कितने कमा रहे हैं? 20 लाख रुपए। अगर कोई पर्सन 20 लाख रुपए कमा रहा है
तो उसका टैक्स कितना बनेगा पता है? उसका टैक्स ऐसे बनेगा, 0 तो 3 nil, 3 से 6, तो 3 से 6 कितने हो गए? 3 लाख। 3 लाख का 5% कितना होता है? 15,000। 6 से 9 लाख कितने हुए? 3 लाख। 3 लाख का 10% कितना होता है? 30,000। 9 से 12 कितने हुए? 3 लाख। 3 लाख का 15% कितना होता है? 45,000। 12 से 15 3 लाख। 3 लाख का 20% कितना होता है? 60,000। और ये कितने कमा रहे हैं? 20 लाख, तो 5 लाख। 5 लाख का 30% होता है 1.5 लाख, 1.5 लाख। तो टोटल कर लो कितना हुआ? 1.5, 2,10,000, 210 प्लस 45, 255, 255 प्लस 30, 285, 285, 3 लाख रुपए का टैक्स बन गया। मतलब अगर आप 20 लाख रुपए कमाते हो तो आपको टैक्स देना है एग्जैक्ट 3 लाख रुपए का, विच इज अप्रोक्सीमेटली 15% एग्जैक्ट। आया क्या समझ में? ये नया टैक्स रिजाइम है जो मैंने आपसे डिस्कस किया। और सरचार्ज लगता है, जो 5 करोड़ से ऊपर जिनकी इनकम होती थी ना, उनको एक्स्ट्रा 37% टैक्स देना पड़ता था, अब 25% ही देना पड़ता है। और भी नहीं देना पड़ता, वो ओल्ड, वो 7 किस लिए हो गया? वो 7 मैं बताता हूँ, सुनो। 2 टैक्स रेजाइम है, ये है न्यू और वो है ओल्ड। ओल्ड वाले में 7 लाख तक जो कमा रहा है ना उसको टैक्स नहीं देना, बट जो 7 के ऊपर कमा रहा है ना उसकी टैक्स की लाइबिलिटी 5 लाख के ऊपर चालू हो जाएगी। मतलब मान लो ये 7 लाख कमाता है, 6,90,000 कमाता है, इसका टैक्स है 0, और ये कमाता है 7,10,000, तो इसको टैक्स देना पड़ेगा सिर्फ 10,000 पे नहीं, इसको देना पड़ेगा 5 लाख के बियॉन्ड से। इट्स ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन, टैक्स बहुत लेंथी सब्जेक्ट है भाई, ठीक है, 2-2 साल 3-3 साल पढ़ना पड़ता है टैक्स। तो मैं जस्ट एक आपको आइडिया दे रहा हूँ। सिंप्लीफाइंग टैक्स रेजाइम्स टैक्स को ईजी कर रहे हैं और अलग अलग तरीके के बेनिफिट्स दे रहे हैं। रुपी कम्स फ्रॉम, अब देखो ये है बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये है आपके, ये जो ऊपर आपने जो देखा ना अभी, ये आपको नॉलेज गेन कराने के लिए था ये सब चीज़ों का। अब जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एक्चुअली आपके कोर्स की चीज़ें हैं, ये प्रैक्टिकली आपके कोर्स की चीज़ें हैं। और दूसरी बात ये, अपने यहाँ पे सीबीएसई के अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा जाता है। सीबीएसई छोड़ो, अगर आप आगे कुछ भी कोर्स करते हो उसमें आएगा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स होता है उसमें, जनरली कोई सा भी कोर्स करोगे ना आप आगे उसमें इकोनॉमिक्स होता ही होता है। अब इकोनॉमिक्स है तो आपको केस स्टडीज भी देगा, और केस स्टडीज में क्या देता है? ये बजट। केस स्टडीज, अगर गवर्नमेंट बजट आपके चैप्टर है तो केस स्टडीज बजट से आता है, उसमें आपको इस तरीके की सिचुएशन बना के देता है ये। तो जब तक आपको बेस नहीं पता होगा तो आप सिचुएशन को आंसर नहीं करने वाली सिचुएशन में रहोगे। तो देखिएगा, अब सरकार, रुपी कम्स फ्रॉम, सरकार के पास पैसा कहां से आता है? तो सरकार के पास पैसा आता है इनकम टैक्स, 15% पैसा सरकार के पास इनकम टैक्स से आता है। तो सरकार की टोटल इनकम जो होती है उसमें सिर्फ इनकम टैक्स 15% पैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है। आई बात समझ में? जो अपन इनकम टैक्स सरकार को देते हैं ना, वो 15% कंट्रीब्यूशन देता है। कितना? 15%। दुबई की बात करो ना तो वहां पे इनकम टैक्स है 0, इनकम टैक्स नहीं लेते वो लोग। नेक्स्ट है यूनियन एक्साइज ड्यूटीज। यूनियन एक्साइज ड्यूटीज जो है ना वो सिर्फ 3-4 चीजों पे लगती है, बाकी सब चीजों से एक्साइज ड्यूटी बंद हो चुकी है। एक्साइज ड्यूटी लगती है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे एंड एल्कोहलिक प्रोडक्ट्स पे। पेट्रोल और एल्कोहल पे सरकार क्या लेती है? एक्साइज ड्यूटी। वो जीएसटी में नहीं आता। आपने देखा है क्या? पेट्रोल पे जीएसटी थोड़ी लगता है। पेट्रोल पे क्या लगता है? पेट्रोल पे लगता है एक्साइज ड्यूटी, क्योंकि पेट्रोल पे अगर जीएसटी लगा देंगे नहीं है तो पेट्रोल आपका 50 रुपये बढ़ जाएगा। पेट्रोल की कीमत आती है 40 रुपये, 30 से 40 रुपये, 35 रुपये पर लीटर पड़ता है सरकार को। सरकार अपने को बेचती है 110 में, क्योंकि सरकार इस पर टैक्सेस लगाती है 200% के।
एक्साइज ड्यूटी। सेम गोज विथ एल्कोहलिक ड्रिंक्स, सरकार ने वो अपनी मर्जी से डाल रखे हैं, ठीक है। अब ये हो गया एक्साइज ड्यूटी का। आप सोच लो सिर्फ एल्कोहल और पेट्रोल कितना सरकार को लाके देता है, 7%। नेक्स्ट हियर कम्स योर कॉर्पोरेशन टैक्स। कॉर्पोरेशन टैक्स का मतलब होता है जो कॉर्पोरेशन टैक्स जो कंपनियां भरती है। सोचो कंपनियां 15% टैक्स जमा कराती है, जितने लोग हैं उतना परसेंट तो सिर्फ कंपनियां टैक्स दे देती है, कॉर्पोरेशन टैक्स, कंपनियों से आने वाला टैक्स। नेक्स्ट हियर कम्स योर जीएसटी 17%। दुबई में ये चालू है, दुबई में जीएसटी चालू हो गया। जैसे दुबई जैसी कंट्री है ना, टैक्स हेवन कंट्रीज, वहाँ पे पहले टैक्स नहीं लगता था, अभी वहाँ पे कोविड के बाद उनको पैसे की कमी आने लग गई तो उन्हें जीएसटी चालू कर दिया 5%। उनका जीएसटी एक ही रेट है 5%, दैट्स इट, ठीक है। वो भी सिर्फ वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए। अगर आप टूरिस्ट हो और अगर आप वहाँ से जा रहे हो तो वो भी आपको रिफंड हो जाएगा। मतलब जैसे मान लो ये घूमने गया है दुबई और लेट से इसने फ़ोन खरीदा, 1 लाख का फ़ोन था, 5,000 टैक्स लग गया, तो एक वहाँ पे दुकान वाले को बोल देगा कि भाई मैं दुबई का नहीं हूँ, मैं बाहर का हूँ, टूरिस्ट हूँ, तो उसके बिल के साथ एक QR कोड अटैच कर देगा, ठीक है। QR कोड अटैच कर देगा, ये जाएगा एयरपोर्ट पे पहुँचेगा, एयरपोर्ट पे पहुँचेगा तो एयरपोर्ट वाले बोलेंगे हाँ भाई ठीक है, प्रोडक्ट्स क्या क्या लिया है, बोले ये लिया है, ठीक है, बोले लो स्कैन करेंगे, 2 दिन में आपके खाते में पैसा आ जाएगा आपका। 4%, 1% वो रख लेता है, 1% तो चलता है। मुद्दे की बात है इतना पैसा रिफंड हो गया, ठीक। अब देखो ये है सरकार की नॉन टैक्स रिसीट्स। नॉन टैक्स रिसीट्स मतलब छोटी मोटी रिसीट। छोटी मोटी रिसीट्स का मतलब समझो, सरकार की कंपनियां बिजनेस करती है, सरकारी कंपनीज बिजनेस करती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, पानी का डिपार्टमेंट है, तो इनके जो आखिरी के प्रॉफिट्स आते हैं ना वो इसमें आते हैं। सरकार आपसे लाइसेंस का, रजिस्ट्रेशन का, इन सब का पैसा लेती है, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस वगैरह, इन सब का पैसा इसके अंदर आता है। नेक्स्ट आता है नॉन डेट कैपिटल रिसीट। सरकार ने क्या किया, कोई एसेट वैसेट बेच दी, क्या बेच दी, एसेट बेच दी, एसेट बेच दी सरकार ने ज़मीन बेच दी, ठीक है। सरकार ने क्या किया, अपनी बिल्डिंग बेच दी, कोई भी था इस तरीके का सरकार का कोई प्रोजेक्ट सरकार ने बेचा तो सरकार उससे 2% कमाती है। कस्टम्स, कस्टम्स अभी भी चालू है, कस्टम बंद नहीं हुआ। कस्टम ड्यूटी बंद करने के प्रपोजल है, कस्टम ड्यूटी आने वाले टाइम में बंद होकर सिर्फ जीएसटी रह जाएगा। 1 नेशन 1 टैक्स। तो 1 नेशन 1 टैक्स में पहले यहाँ पे अगर मैं आपको बताता ना, ये पहले पढ़ा था, अगर 2017 के पहले अगर आप पढ़ रहे होते हैं तो आपको ऐसा कुछ नजर आता टैक्स, ठीक है। और टैक्स में इनडायरेक्ट टैक्सेस यूं ऐसा नजर आता आपको इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि इतने टैक्सेस हुआ करते थे, इतने सारे टैक्सेस हुआ करते थे एक टाइम पे, ठीक है। जिसमें आता था आपका सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, आपका वैट, अलग अलग तरीके के टैक्सेस हुआ करते थे, सब बंद करके सबको मिक्स करके, हाँ सर कस्टम्स तो बताया नहीं मैंने अभी तक, सबको मिक्स करके इन्होंने एक टैक्स बना दिया और सिर्फ 2 एक्स्ट्रा टैक्सेस जिंदा है, दैट इज कस्टम्स एंड एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज मैंने बता दिया, एक्साइज इज अ मैन्युफैक्चरिंग टैक्स। ये क्यों लगता है, क्योंकि इनको ज़्यादा लगाना है। जीएसटी का मैक्सिमम रेट है 28%। अगर 35 रुपये छोड़ो, 35 छोड़ो, 40 रुपये का भी पेट्रोल पड़ता है और 40 का 28% निकालो, कितना होता है, 7 रुपया, नहीं 40 का 30% होता है 12, 10 रुपये मान लो, 11 मान लो, चलो लो 51 रुपये का पेट्रोल पड़ जाएगा आपको, 51 रुपये का पेट्रोल। अगर ओरिजिनल पेट्रोल देखने तो अपन 28% जीएसटी लगाने के बाद 51 रुपये का पेट्रोल, समझ रहे हो तुम। मगर टैक्स कितना लगता है, एक्साइज ड्यूटी। उसी तरीके से लगता है कस्टम। कस्टम्स क्या होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। जब आप फॉरेन से गुड्स इंपोर्ट करवाते हो, आप फॉरेन से गुड्स इंपोर्ट करवाते हो तो गुड्स इंपोर्ट करवाते टाइम पे इंडिया में उस पर लगता है टैक्स। क्या लगता है, टैक्स। अभी रिसेंट की बात है, शायद 2-4-6 महीने पहले की बात होगी, मुकेश अंबानी ने एक गाड़ी खरीदी सेकेंड हैंड। मुकेश अंबानी ने अभी सेकेंड हैंड टेस्ला परचेज करी, बताया था, कहानी बताई थी इसकी मैंने आपको। 3 बार बता दिया। सबको नहीं बताया था मैंने, 2-3 बार, सबको बताया था। 2 बार बता दिया क्या मैंने आपको।
मतलब अगर मैं सेम एग्जांपल रिपीट कर रहा हूँ उसका मतलब वो सच है। एक और बार बता देता हूँ, आपको थोड़ी बताया था। सर हम पहले बता रहे थे। बोले सर कोई बात नहीं सर, आप सर हो हमारे, दिल रखने के लिए बोलते थे, भूल गए सर, भूल गए सर। नहीं, ये दो नए बच्चे भी है ना, इनको पता नहीं है ना, ठीक है। मुकेश अंबानी ने रिसेंटली एक टेस्ला परचेज करी है सेकेंड हैंड। वो सेकेंड हैंड इसलिए है क्योंकि क्या होता है, जब आप फॉरेन से कोई गाड़ी मंगवाते हो ना, तो आपको बड़े साइन वाइन करने पड़ते हैं, ठीक है, बहुत डॉक्यूमेंटेशन होता है, साइन करने पड़ते हैं, खुद लेने जाना पड़ता है गाड़ी को। अब मुकेश अंबानी तो गाड़ी लेने जाएगा नहीं, तो जितने भी सुपर रिच टाइप के लोग होते हैं जिनको फॉरेन से कोई गाड़ी इंपोर्ट करवानी पड़ती है, तो ये लोग हमेशा सेकेंड हैंड इसलिए लेते हैं क्योंकि मैंने इसको पैसे दिए राहुल को, मैं बहुत सुपर रिच आदमी हूँ, राहुल मेरा एम्प्लॉई है या कोई, इसका काम ही यही है, ये सेकेंड हैंड कार की मतलब फॉरेन से कार की डीलिंग्स करवाता है। तो मैंने कहा राहुल मेरे को ये वाली गाड़ी चाहिए, इसने कहा ठीक है सर मैं ये वाली गाड़ी करवा देता हूँ। तो ये फॉरेन से गाड़ी मंगवाएगा अपने नाम पे, डबल पैसे देके। तो डबल क्यों? क्योंकि लगते ही डबल है। तुम्हारी 1 करोड़ की गाड़ी, 1 करोड़ का कस्टम ड्यूटी, गाड़ियों पे कस्टम ड्यूटी 100% है, हर प्रोडक्ट पे अलग अलग होता है। क्यों इंडिया में लोकल मैन्युफैक्चरिंग चालू हो रही है? इसलिए तो चालू कर रही है कंपनी ताकि इंपोर्ट ड्यूटी बचा सके, इसलिए कंपनियां इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग चालू कर रही है। और सरकार टैक्स भी इसलिए लेती है ताकि लोग इंडिया की मैन्युफैक्चर्ड करी हुई चीज़ों को परचेज करें। अब जैसे एप्पल्स है, एप्पल आईफोन है, वो थोड़ा सस्ता हो रहा है, बट सर सस्ता तो नहीं हो रहा। अरे तुम समझे नहीं, पहले के मुकाबले वो अभी सस्ता है। नहीं सर महंगा है, मतलब अगर यही सीन पहले चलता तो फ़ोन और ज़्यादा महंगा होता, क्योंकि सीन चेंज हो गया है इसलिए फ़ोन थोड़ा सस्ता मिल रहा है। और वो सीन ये है कि इंडिया के अंदर एप्पल अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप चालू कर चुका है, अब आईफोन इंडिया में बनता है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में चालू हो चुकी है। तो प्रोडक्ट्स बन के आते हैं, फिर इंडिया में इसको असेंबल किया जाता है। कौन कर रहा है? टाटा। टाटा ने अपनी एक टाटा की कंपनी है, टाटा की कंपनी इसको असेंबल करती है। सो वो क्या करती है, जो उससे उस तरीके से पता लगता है कि जो आईफोन है वो इंडिया मेड है। आपका आईफोन क्या है? इंडिया मेड है। अब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है आईफोन की, तो वो चीज़ें क्या है, सस्ती पड़ जाती है थोड़ी सी इफेक्टिवली, नहीं तो आईफोन हमें और 2-4 हज़ार महंगा पड़ता। ओके, तो लगती है उस पर क्या? कस्टम ड्यूटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप दुबई में गोल्ड सस्ता मिलता है, ठीक है, तो एक बंदे ने क्या किया, एक बंदे ने बिजनेस बना रखा था। बिजनेस की चोरी बताता हूँ, बिजनेस की चोरी है ना, अभी न्यूज़ में आया था कुछ टाइम पहले की बात है। उसने क्या किया, उसको पकड़ा पुलिस ने, और उसके पता है गोल्ड कहाँ से निकला? हाँ, पेट से। वो प्लास्टर बांध रखा था, एक के तो सर से निकला है, खोपड़ी से। उसने नकली विग लगा रखी थी, ये सर पे रखा 2 किलो गोल्ड, ठीक है, उस पे लगाया विग, ठीक है। अब क्या होता है, अब मैं आपको बताता हूँ, जो मेटल डिटेक्टर होता है ना, भाई जनरली मेटल डिटेक्ट कर लेता है, वो कोई बात नहीं है, बट मेन पता है क्या होता है, मैं बताता हूँ। ये क्या करते हैं, जब अपन एयरपोर्ट से आते जाते हैं ना, तो अपने को बॉडी को चेक करते हैं, ठीक है, वो चेक करते हैं, तो सर को चेक नहीं करता कोई। वो बंदे ने सर पे गोल्ड रख रखा है, पकड़ा गया, ठीक है, पता नहीं कितना टाइम से कर रहा होगा। अब गोल्ड सर फॉरेन से गोल्ड पैसे खर्च करके लेके आए, उसमें क्या गलती है? उसमें गड़बड़ नहीं है भाई, गड़बड़ है टैक्स की। इंडिया में लगता है उस पर टैक्स, इसलिए इंडिया में गोल्ड है महंगा। और दुबई, इंडिया में तो चलो गोल्ड की माइंस भी है, हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है गोल्ड की, तो महंगा पड़ता है। दुबई में कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, तो शौक बड़ी चीज़ है। वहाँ के शेखों का शौक है, उनको पसंद है गोल्ड, इतना पसंद है कि गोल्ड की चाय पीते हैं वो, गोल्ड की कॉफ़ी पीते हैं वो लोग, गोल्ड की डेजर्ट्स लेते हैं वो लोग, गाड़ी पे गोल्ड। अगले बंदे की मर्जी। मुद्दे की बात समझ आई? तो वहाँ पे गोल्ड पे टैक्स कम लगता है। तो वहाँ पे अगर 10 ग्राम्स गोल्ड पड़ता है 42,000 का, तो यहीं पे वो पड़ता है 60,000 का, मोटा मोटी 18,000 रुपये, ठीक है, का फ़र्क पड़ता है 10 ग्राम के ऊपर। 18,000 रुपये 10 ग्राम्स पे। आप 20 ग्राम्स तक ला सकते हो, अलाउड है, कोई भी पर्सन 20 ग्राम से गोल्ड ला सकता है, वो अलाउड है। तो 20 ग्राम तक तो भी आपको 36,000 रुपये, मोटा मोटी 30,000 35,000 का फ़ायदा हो जाएगा। अब तुम 1 किलो गोल्ड लेके आओगे तो 1 किलो गोल्ड पे तुम्हें 18 लाख रुपए का फ़ायदा होता है। 18 लाख रुपए का फ़ायदा, ये तो गलत है ना? हाँ, ये तो चोरी है, सरकार का नुकसान है, इसको कहते हैं स्मगलिंग। क्या कहते हैं? स्मगलिंग। तो ब्रिंगिंग एनीथिंग टू द कंट्री विदाउट पेइंग कस्टम ड्यूटी इट इज कॉल्ड एज स्मगलिंग। क्या कहते हैं इसे? स्मगलिंग।
एंड स्मगलिंग इज अ क्राइम। तो कस्टम ड्यूटी समझ आए, फॉरेन से गुड्स इंडिया में जब लेके आते हैं तो क्या देना पड़ता है, कस्टम ड्यूटी। नेक्स्ट लास्ट आता है बोरिंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज, जो कि है 34%। बोरिंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज जो कि कितना है 34%। इतना सब कुछ कमाने के बाद भी सरकार को क्या होता है, सरकार को पैसा पूरा नहीं पड़ता। इतना सब कुछ कमाने के बाद भी सरकार को पैसा पूरा नहीं पड़ता, और सरकार क्या करती है, उधारियां लेती है। सरकार उधारियां लेती है। अब जैसे कोविड आया था तो सरकार ने $100 बिलियन उधार लिए थे वर्ल्ड बैंक से। 34% की उधारी लेके फिर सरकार क्या करेगी, इतना पैसा आने के बाद भी सरकार उधारी ले रही है, और उधारी लेके फिर भी ब्याज चुकाते जाओ। ये तो मैंने आपको बताया पैसे का इनफ्लो। इसको क्या कहते हैं, ये होता है जो अपना बजट है ना, ये बजट क्या है, बजट में हमारे पास पैसा आ रहा है, क्या है, रूपी कम्स फ्रॉम, पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है। अब ये है पैसा कहाँ को जाएगा। अब सरकार आपको हिसाब देती है कि भैया मैं खर्चा क्या करने वाला हूँ। अभी क्या है, अभी तो अपन ऐसे देख रहे हैं 1 फरवरी को, अगले साल 1 फरवरी को फिर से बजट आएगा, तो अपन यहीं पे साथ में बैठ के देखेंगे पूरा बजट, साथ में बैठ के अपन पूरा बजट लाइव देखेंगे। निर्मला सीतारमन जी अपनी फाइनेंस मिनिस्टर है, वो बजट रीड करेगी और अपन पूरा बजट एक साथ देखेंगे उनके, कि चलो लेट्स सी बजट टुगेदर। अब देखो सरकार अपने खर्चे का हिसाब दे रही है। सरकार ने खर्चे का हिसाब दिया पेंशन्स, कि जो बूढ़े लोग हो जाते हैं ना, उनको पेंशन जाती है ना हर महीने, ये हम ऐसे देते हैं, ठीक है। स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज, 18% टैक्स हम स्टेट गवर्नमेंट को वापस कर देते हैं। किसको वापस कर देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को। अब मैं आपको एक बढ़िया बात बताता हूँ, सुनना। पेट्रोल आता है अपना 110 रुपए का, कॉस्ट 35 रुपए, चलो मोटा मोटी 40 मान लो, 40 रुपए का कॉस्ट, ठीक है। 40 में से कितने बचे, 70 रुपए। 70 रुपए में से 40 रुपए लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट और 30 रुपए लेती है स्टेट गवर्नमेंट, ओके। 40 रुपए लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट और 30 रुपए लेती है स्टेट गवर्नमेंट। उसका भी ऑलमोस्ट 50% सेंट्रल गवर्नमेंट वापस कर देती है, 20 रुपए स्टेट गवर्नमेंट को, और सिर्फ सरकार के हाथ में कितना रह जाता है, 20 रुपए। समझ आया कितना रह जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, 20 रुपए। समझ आया या नहीं आया, हाँ। तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है पेट्रोल के ऊपर 50 रुपए। फैक्ट्स बता रहा हूँ मैं आपको, तभी हमारे यहाँ पे पेट्रोल महंगा है। आपको पता है उत्तराखंड में, अगर आप हिमाचल में जाते हो, उत्तराखंड की तरफ जाते हो, तो वहाँ पे पेट्रोल 96 रुपीज़ का आता है। वहाँ पे पेट्रोल सस्ता है, हरियाणा में भी सस्ता है, दिल्ली में भी सस्ता है, हमारे यहाँ पे महंगा है। मुंबई में बहुत महंगा है, महाराष्ट्र में महंगा है, कर्नाटका में तो पता नहीं यार, ध्यान नहीं आ रहा है ना। बाकी हाँ, गुजरात में थोड़ा सस्ता है और महाराष्ट्र में महंगा है। मैं गुजरात निकल रहा था ना, गुजरात बॉर्डर जब क्रॉस कर रहा था, तो वहाँ पे बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए थे, ठीक है, यहाँ पेट्रोल 3 रुपये सस्ता, आगे 3 रुपये महंगा मिलेगा। बड़े बड़े बैनर्स पता ये लगा रखे थे, आगे पेट्रोल 3 रुपये महंगा, आगे पेट्रोल 4 रुपये महंगा, आगे पेट्रोल 4 रुपये महंगा। तो बस जाने से पहले वहाँ से डलवाते, फिर महाराष्ट्र में गाड़ी लेके गया था मैं, ठीक है। लिखा हो बड़े बड़े बोर्ड्स, और बड़े बड़े बोर्ड्स दूर से नजर आ रहे कि भाई ये इतना सही एडवर्टीजमेंट का तरीका है। नेक्स्ट है डिफेंस का बजट 8%। देख रहे हो क्या, ये सिर्फ चाइना पाकिस्तान की वजह से, नहीं तो आराम से 3% पे सही चल सकता था अगर हमारे पड़ोसी नेपाल जैसे होते तो। 8% यार, तुम सोचो पूरी जीडीपी का 8%। सब्सिडीज, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, 100 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी सबके घर पे फ्री। ये तुम हमारे टैक्स का पैसा हमें चूना लगा रहे हो तुम, देख रहे हो क्या तुम, ये तो देखा ही होगा आपने भाई। जो मैं ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये चीज़ें आपकी कोर्स की है, ये चीज़ें अपने को याद करनी है, ठीक है। हाँ, देख रहे हो क्या तुम, अपना ही पैसा अपने को ही, अपनी बिल्ली अपने को म्याऊं। चलो ये सब्सिडीज आ गया। इसके अलावा सिलेंडर, गैस सिलेंडर पे सब्सिडी मिलती है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे सब्सिडी देती है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ऐसी स्कीम जो सरकार स्पॉन्सर कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट नरेगा, मनरेगा, इस तरीके की स्कीम्स, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये जो अभी मूवी आई थी ना, क्या नाम इसका,
अरे वो एक विक्की कौशल की मूवी आई है एक रिसेंट में, विक्की कौशल और सारा अली खान की, जरा हट के जरा बच के, भाई इसी के ऊपर है ये, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम प्रधानमंत्री आवास योजना में। देखिए किसी ने मूवी, आपने देख ली मूवी? मिस हो गई आप? अरे यार ये तो बहुत ही गलत हुआ, ये मूवी अच्छी थी, मेरे को, मैंने तो देख ली, ठीक है, मेरे को अच्छी लगी मूवी, आई लाइक दैट मूवी, बट सुनो इट वाज बेस्ड ऑन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। अब तो आप तो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। चलो इंटरेस्ट पेमेंट 34% लोन ले रहे हैं ना, देखा था तुमने? 20% तो ब्याज यहीं से जाता है उसी का, आया क्या समझ में? हर साल लोन ले रहे हैं, ब्याज बढ़ता जा रहा है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, ठीक है, जो सेंट्रल मतलब सेक्टर्स में, सेंट्रल सेक्टर मतलब जो सरकार खर्च करेगी अपने हिसाब से। जैसे लद्दाख है, तो लद्दाख किसके कंट्रोल में है? यूनियन के कंट्रोल में, सरकार के कंट्रोल में। आपको पता है लद्दाख इज ए यूनियन टेरिटरी, जो यूनियन टेरिटरी है ना वो सब गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है, उनके ऊपर पैसा खर्च करना, फाइनेंस, कमीशन, ट्रांजैक्शंस, इन सब के ऊपर पैसा खर्च करना। और लास्ट है अदर एक्सपेंडिचर, ये सरकार का खर्चा। समझ आ गया? अब ये देखो, इसको कहते हैं बजटेड रिसीट्स, इसको कहते हैं बजटेड एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं बोलो? बजटेड रिसीट्स। बजटेड रिसीट्स मतलब जहां से पैसा आता है, मनी कम्स फ्रॉम। व्हाट डू यू मीन बाय बजटेड रिसीट्स? वेयर मनी कम्स फ्रॉम, वेयर मनी कम्स फ्रॉम, वेयर मनी कम्स फ्रॉम। ये बजटेड रिसीट्स दो तरीके की होती है। कितने तरीके की? दो तरीके की। एक होती है आपकी रेवेन्यू रिसीट। कौन सी? रेवेन्यू रिसीट। दूसरी होती है कैपिटल रिसीट। बोलो, कैपिटल रिसीट। बजटेड रिसीट्स दो तरीके की होती है। कितने तरीके की? दो तरीके की। कौन कौन सी रिसीट्स? बजटेड रिसीट्स दो तरीके की होती है। कौन कौन सी? कैपिटल रिसीट, दूसरी रेवेन्यू रिसीट। पहली, दूसरी, पहली, दूसरी। हाँ, कैपिटल रिसीट मतलब कैपिटल रिसीट ऐसी रिसीट होती है जो या तो उधारी से आती है या एसेट बेच के आती है। या तो उधारी से आती है या एसेट बेच के आती है। उधारी से और एसेट्स बेच के, उधारी से। समझ आ गया? नॉन टैक्स रिसीट्स, इसमें हो सकता है कुछ आपने एसेट बेची हो सकता है कुछ आपने एसेट बेची हो। समझ आ रहा है? और ये सब सरकार की क्या है? इनकम से। इसको कहते हैं रेवेन्यू रिसीट्स। क्या कहते हैं इसे? रेवेन्यू रिसीट्स। उसी तरीके से दो तरीके से सरकार खर्चा करती है। इसको क्या कहते हैं? बजटेड एक्सपेंडिचर। क्या कहते हैं? बजट एक्सपेंडिचर या बजटेड एक्सपेंडिचर। बजट एक्सपेंडिचर या बजटेड एक्सपेंडिचर। कितने तरीके के? वही दो तरीके के एक्सपेंडिचर्स होते हैं। बोलो कौन कौन से? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर से बोलो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये जो है सरकार का कौन सा एक्सपेंडिचर? पेंशन, ठीक है, ये टैक्सेस एंड ड्यूटीज, सब्सिडीज, डिफेंस, इंटरेस्ट पेमेंट, ये सरकार के क्या है? ये सरकार के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में मतलब हो सकता है इसमें कोई एसेट क्रिएट हो रही हो। सर एसेट कैसी? बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, रोड्स, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, आपके ये होता है ना, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, इलेक्ट्रिसिटी की वो बनाना, पावर जनरेशन प्लांट, ठीक है, पावर जनरेशन में थर्मल पावर जनरेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन, और आपके ये सोलर एनर्जी वाला, सोलर पावर जनरेशन, ये सब के प्लांट सेटअप करना, सरकार की इनकम जनरेट करते हैं ये सब, ठीक है। जैसे अभी नया पार्लियामेंट बना, तो नया पार्लियामेंट बताओ क्या है? नया पार्लियामेंट इज व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू या कैपिटल? कैपिटल, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जो सरकार के नॉर्मल खर्चे, जिससे सरकार कुछ नहीं कमाएगी, खर्च हो गया, ठीक है, उसको कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब एक ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे सरकार फ्यूचर में कमा सकती है, जो सरकार की एसेट है, उसको कहते हैं अपन कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ आया? एग्जाम्पल, चलो छोटा सा एग्जाम्पल, आपके सामने ये बोर्ड दिख रहा है, आपको ये पूरा डिजिटल बोर्ड दिख रहा है। इज इट अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और अ कैपिटल एक्सपेंडिचर? इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैं इससे कमाता हूँ। कहाँ कमाते हो सर? पैसे देता है ये, पढ़ाता हूँ तो आपसे पैसे लेता हूँ, कमा रहा हूँ ना, इनडायरेक्टली कमा रहा हूँ। ऐसे थोड़ी डायरेक्ट कमाई थोड़ी होती है भाई। तुम्हारा घर है तो घर की ईंटें बेच के थोड़ी कमा रहे हो तुम। घर पे अगर रेंट आ रहा है तो वो कमा रहे हो ना, तो रेंटल इनकम हुई ना, वो आपको कमाने में मदद कर रहा है, कमाने में हेल्प कर रहा है। इट इज कॉल्ड एज व्हाट? इट इज कॉल्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जो आपको कमाने में हेल्प करता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, सिंपल मतलब खर्चा,
वो कमाने में हेल्प नहीं कर, वो खर्चा, एम्प्लॉयज की सैलरी, एम्प्लॉयज की सैलरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाती है। समझ आ गया? बट आपने यहाँ पे क्या करा, ये बोर्ड खरीदा 3 साल से चल रहा है भाई। आई बात समझ में? कौन सा एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर। चलो ये फर्नीचर बताओ, कैपिटल की रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर 5-6 साल से चल रही है, सेम बेंचेस, कुछ नहीं हुआ, और जैसी है उस हिसाब से 5-6 साल और चल जाएगी, अनटिल और अनलेस कोई इंटेंशनली खराब ना करे तो। एक बार ऐसे ही था, एक बच्चा यूं इस पे खड़ा हुआ, ठीक है, इस पे पैर रखना है, जिस पे उस पे खड़ा हुआ, ठन वो नीचे गिर गई। तो फिर क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, स्क्रैप, डेप्रिसिएशन। चलो समझ आया क्या? बताइए, जल्दी बताइए। चलो बाकी ये देख लो, ये सब बता रखा है इन्होंने खर्चा। रेलवेज को इतना दिया, डिफेंस सबसे ज़्यादा डिफेंस को देता है 5.9 लाख करोड़, ये सब देख लो, ठीक है। ये सरकार के एग्जैक्ट वो हैं खर्चे, पानी वानी इन सब के खर्चे बता रखे हैं। देखो रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट देख लिया, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, मम हो गया। देखा आपने प्रैक्टिकली बजट? हाँ, इस प्रैक्टिकल बजट के अंदर अपन ने कुछ चीजें समझी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बजट? बजट का मतलब क्या होता है? बजट मतलब, ठीक है, इट्स एन एस्टिमेट मेड बाय द यूनियन which shows budgeted incomes, receipts and budgeted expenditure। तो गवर्नमेंट बजट मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक ऐसा बजट जो गवर्नमेंट बनाती है, जो शो करता है कि गवर्नमेंट की क्या कमाई होगी और क्या खर्चे होंगे एक साल में। कितने साल में? एक साल में, एक फिस्कल ईयर में, मतलब अप्रैल से मार्च तक कितना खर्चा होगा। दिस बजट इज प्रिपेयर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाता है इसे। 1 फरवरी को प्रेजेंट करा जाता है हर साल पार्लियामेंट के अंदर। कहाँ पे? पार्लियामेंट के अंदर। बाय हुम? बाय रिस्पेक्टेड फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर इसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इस बजट के 2 हिस्से होते हैं, एक होता है एक्सपेंडिचर, एक होता है रिसीट्स। रिसीट्स जो होती है मतलब कि पूरे साल में गवर्नमेंट की कहाँ कहाँ से इनकम आएगी, कहाँ कहाँ से सरकार को पैसा मिलेगा। जो रिसीट्स होती है वो 2 तरीके की होती है। जो रिसीट्स होती है वो 2 तरीके की होती है, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स। बोलो कौन कौन सी? रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट एक ऐसी रिसीट होती है जो कि इनकम को शो करता है, जिसकी वजह से एसेट कम नहीं होगी, लाइबिलिटी इंक्रीज नहीं होगी, सरकार के ऊपर कोई बर्डन नहीं बढ़ेगा, सरकार की कोई एसेट जिससे सरकार कमाती है वो कम नहीं होगी। बट कैपिटल जो रिसीट होती है वो या तो एसेट बेच के आती है कि आपने, सरकार ने कोई बिल्डिंग ऐसे कुछ बेच दिया, या सरकार ने उधारी ले ली, उसको कहते हैं रेवेन्यू रिसीट, वो कैपिटल रिसीट। क्या कहते हैं? कैपिटल रिसीट। सो रिसीट सरकार की 2 तरीके की होती है, रेवेन्यू एंड कैपिटल। उसी तरीके से सरकार का बजटेड एक्सपेंडिचर, बजटेड एक्सपेंडिचर आर ऑफ 2 टाइप्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर रोजमर्रा के सरकार के खर्चे आर कॉल्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सरकार के रोजमर्रा के खर्चे क्या होते हैं? सरकार के रोजमर्रा के जो खर्चे होते हैं, जैसे कि सैलरी वैलरी देना, सरकार रेंट दे रही है, सरकार के खुद के इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे हो रहे हैं, इस तरीके के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफेंस में खर्चा किया सरकार ने, एजुकेशन में खर्चा किया। बट वहीं पे कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे सरकार ने रोड बनाई, यूनिवर्सिटीज़ बनाई, हॉस्पिटल्स बनाए सरकार ने, ये सब सरकार के क्या कहलाएंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। समझ आ गया क्या? बोलो। अब बताता हूँ मैं आपको एक लास्ट टॉपिक, 2 मिनट और फिर क्लास वाइंड अप करेंगे, ठीक है, इको वाली। तो सुनिए सर, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, सुनिएगा। बजट डेफिसिट क्या होता है? बजट डेफिसिट का मतलब होता है जब सरकार के एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, बजट डेफिसिट मतलब, बजट डेफिसिट का मतलब होता है जब सरकार के टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं टोटल रिसीट से। आगे समझ में? तो सरकार का क्या हो गया? बजट डेफिसिट। मतलब डेफिसिट बजट एक ऐसा बजट होता है जो सरकार ने बनाया नेगेटिव। सरकार बोल रही है कि हमें इस बार 50,000 करोड़ का घाटा होगा, सरकार बोल रही है हमें इस बार 70,000 करोड़ का घाटा होगा। पहले सरकार बजट बनाती थी कि देखो इस साल हमें 3 लाख करोड़ का घाटा है, ओ वाह 3 लाख करोड़ का घाटा। फिर अगले साल सरकार बजट बनाती है, इस साल हमें से 2 लाख करोड़ का घाटा है,
ओह वाह, 2 लाख करोड़ का घाटा, फिर 1 लाख करोड़। अभी सरकार थोड़ा प्रॉफिट में आई है, सरकार अब बजट बनाती है पॉजिटिव कि हाँ ठीक है अब हम कमा रहे हैं। ओके डन। चलो ये मैंने आपको आधा चैप्टर समझा दिया। अभी मान के चलो ऑलमोस्ट वी आर डन विद 50% ऑफ द चैप्टर, एक्सेप्ट द पॉइंट दैट बजट बनाने के क्या फ़ायदे क्या नुकसान है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बजट कल करेंगे, और फिर जो मैंने आपको आज बताया इसी के अंदर थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। ओके चलिए, इको वाइंड अप करते हैं।